चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई और छठा 25 मई, जबकि सातवां चरण 1 जून को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर वोटिंग होगी और छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर मतदान होगा। सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इस कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में आपको बता दें कि 7 चरणों में ये चुनाव होना है। कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है और आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव 7 फेजेस में होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे, यानी कि जो रिजल्ट्स होंगे वो 4 जून को अनाउंसमेंट उनकी की जाएगी। और पहला फेज की चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव होने वाला है, जिसमें 102 सीटों पर वोट किया जाएगा, यानी कि मतदान किया जाएगा। इसी के साथ बात अगर दूसरे फेज की कर ली जाए तो देखिए 26 अप्रैल को दूसरा फेज रहने वाला है, जिसमें चुनाव होंगे और 89 सीटों पर यहां पर वोटिंग होगी। इसी के साथ तीसरे फेज की अगर बात कर ली जाए तो 7 मई 94 सीटों पर वोटिंग होगी और चौथे फेज की अगर बात कर ली जाए तो 13 मई को इसके लिए मतदान किया जाएगा, वोट डाले जाएंगे, जिसमें 96 सीटें रहने वाली हैं। इसी के साथ पांचवें फेज की अगर बात कर ली जाए तो 20 मई को आपको बता दें वोटिंग होगी, जिसमें 49 सीटें हैं और इनमें वोटिंग होगी और छठे फेज की अगर बात कर ली जाए तो 25 मई यानी कि 57 सीटों पर वोटिंग होगी और 1 जून की अगर बात कर ली जाए जो कि आखिरी चरण है और 7वां चरण है तो 57 सीटों पर वोटिंग होगी। और वहीं रिजल्ट्स की अगर बात कर ली जाए तो देखिए नतीजे 7 जून को अनाउंस किए जाएंगे। तो 7 जून को आपको बता दें कि रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान शनिवार को हो गया है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेजों में होना है। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होनी है और जिनके रिजल्ट्स 4 जून को अनाउंस किए जाएंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि जब से रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं तब से विपक्ष ने भी तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं। टीएमसी की अगर बात कर ली जाए तो टीएमसी बोल रही है बड़े जेब वाली पार्टी को फायदा होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात कर ली जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी को प्रचार का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रही है और एक लंबा टाइम जो है लोकसभा चुनाव के लिए है, क्योंकि आप देखिए अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक ये चुनाव होने हैं, जिनके रिजल्ट्स 4 जून को अनाउंस किए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान किया है कि देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं लोकसभा चुनाव का हुआ ऐलान। 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठवां चरण 25 मई, सातवां और आखिरी चरण 1 जून। 4 जून को मतगणना। 7 चरणों में होगा लोकसभा का चुनाव। 19 अप्रैल
पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान। 26 अप्रैल दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग। 7 मई तीसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान। 13 मई चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग। 20 मई पांचवें चरण में 49 सीटों पर मतदान होगा। 25 मई छठे चरण में 57 सीटों पर होगी वोटिंग। 1 जून सातवें चरण में 57 सीटों पर होगी वोटिंग। 4 जून को आएगा लोकसभा चुनाव का नतीजा। यूपी का मुकाबला 80 सीट है। पहला चरण 8 सीट, दूसरे चरण में 8 सीट, तीसरे चरण में 10 सीटें, चौथे चरण में 13 सीटें, पांचवा चरण 14 सीटें, छठा चरण 14 सीटें, सातवां चरण 13 सीट। तो यूपी का महामुकाबला देखिए, 80 सीटें, 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। तो इसी के साथ चुनाव का शंखनाद हो चुका है और 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि 4 जून को रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। ऐसे में क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है और कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि राजीव कुमार की तरफ से, आपको बता दें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी तरफ से चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और 7 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा, जिनके रिजल्ट्स 4 जून को अनाउंस किए जाएंगे। तो देखिए, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जगह जगह से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, निकेत तिवारी लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है। 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं। किस प्रकार का माहौल है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में चुनाव अंतिम चरण में रखा गया है। 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और इसके साथ पंजाब में जो चुनाव है, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो 1 जून के लिए रखी गई है। इसके अलावा जो मतदान है वो 4 जून को होगा। अब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जोर शोरों से प्रचार में जुट गई हैं, लेकिन यहाँ की जनता किस तरीके से वोट देने के लिए जाएगी, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम पड़ोसी सूबा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होने हैं। इस वक्त मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं, इनसे हम राय लेंगे। सर, इस बार जब आप वोट देने जाओगे तो क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों के आधार पर आप अपना वोट कास्ट करेंगे? देखिए, इस बार जब हम इलेक्शंस में जाएंगे तो एक ही मुद्दा रहेगा हमारा कि हमारा देश जिस राह पे चल पड़ा है, प्रगति के राह पे चल पड़ा है, और कैसे हम फ्यूचरिस्टिक 10 साल में, 15 साल में और 50 साल में, जैसे 2050 का क्या विजन होगा, जो गवर्नमेंट ने अब ये नींव रखी है उसको कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं और सक्षम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से उसी ध्यान में रख के हम सारे रख के तब मैं वोट कास्ट करूंगा। और जिस राह पे हम चल पड़े, चाहे वो आप अंतरिक्ष में देख लीजिए चंद्रयान, चाहे हमारी कल्चरल हिस्ट्री का देख लीजिए रामायण, और चाहे आप हमारा 370 आर्टिकल्स जो बॉर्डर्स हमारे सक्षम हुए हैं, तो उन सबको देख के जो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी हो रही है पॉलिटिकली भी, और अगर हम कहेंगे ग्लोबली भी, जैसे ऑयल के क्राइसिस में कैसे हमने रशिया के साथ ग्लोबल लीडर के तौर पे हम उभरे हैं और हम किसी के सामने झुके नहीं हैं। अपने कंट्री को हमने सबसे पहले रखा है और फिर अपनी डील्स वैसे की हैं जैसे हमारे देश के एक हम कर सकते थे, अपने परिवार के लिए कर सकते थे। वैसे ही लगा हमारे को, हमारी कंट्री के लिए सारे जो कदम रखे गए हैं वो सारे हमारी ऐसे क्या कि हमारे परिवार, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक परिवार मान के एक उसको रख रही है। तो इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, कल्चरली भी और साइंटिफिकली भी सारी तरफ से आप देखेंगे। अब जैसे अब पार्लियामेंट की छोटी सी बात थी, लेकिन हम एक ऐसे पार्लियामेंट में कर रहे थे जो हमारे को कॉलोनियल
की गुलामियत दिखाता था और अब हम एक मॉडर्न आते हैं। वो भी एक ऐसी नींव रखी गई है कि हमारे को एक मॉडर्निटी की तरफ ले जा रहा है, कल्चरल के साथ जोड़ के। और ये सारे के सारे देख के लगता है मेरे को कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोदी जी के साथ, उसी के साथ हम जाना पसंद करेंगे। और मेरा ख्याल से जो नींव रखी गई है अब उसको डिस्टर्ब ना करते हुए सारे देश का वातावरण और जो यूथ है और जो बुज़ुर्ग लोग भी हैं और जो विमेन भी है, जो अदर क्लास जो भी है, मतलब सारे एक ऐसा वातावरण बन चुका है कि वो सारी डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को ही ध्यान में रख के हम सारा ये वोट कास्ट करेंगे। और मेरा ख्याल से इसी गवर्नमेंट को, मोदी साहब की गवर्नमेंट को ही हम कंटिन्यू करेंगे। पर यहाँ पे जैसे चंडीगढ़ का मसला है तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी ये रह जाती है कि जो लोकल जो कैंडिडेट्स हों तो लोकल हों, ताकि वो लोकल से वोकल हो सकें। वो एक होता रहेगा। मोदी सरकार के कामकाज से खुश नजर आ रही है जनता, यूथ क्या सोचती है, आप क्या समझते हैं? जी, हमें तो राजनीति के बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन हम राम भक्त हैं। उन्होंने जो राम मंदिर बनाया, हम उनको आधार पर उनको वोट देंगे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को। और इसके अलावा क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा जो केंद्र सरकार है वो उठा नहीं रही है और श्री राम को लेकर ये वोट मांग रहे हैं, आपको लगता नहीं? आज से पहले विपक्ष के पास में ही राजनीति थी, उन्होंने क्या कर लिया? मोदी जी ने क्या जो किया, और आने वाले टाइम में मोदी जी करेंगे जो करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, मतलब मोदी को ही वोट देना है मैंने तो। मतलब जो भी कुछ हुआ हो, मतलब मेरे लिए तो मोदी है जो किया है। मतलब चलिए ठीक है ईशा, वापस आपका रुख मैं करूंगी। ईशा चला सकते हैं और किसी के बस की नहीं है। चलिए ठीक है ईशा, वापस आपका रुख करूंगी और लगातार जनता का मूड जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इसी बीच लखनऊ से मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, देखिए चुनाव का शेड्यूल सामने आ चुका है, 7 चरणों में चुनाव होने और 4 जून को अनाउंसमेंट होनी है, रिजल्ट आने वाला है। और अनिकेत वहीं बात कर ली जाए, वो कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिन मुद्दों पर जनता वोट करने जा रही है? देखिए निशा, अगर बात की जाए जनता की, तो साफ तौर पर जनता के जो बुनियादी जो मुद्दे हैं, चाहे वो विकास के काम हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, तो ये तमाम जो अलग अलग जो मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रोड कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, तो इन जो छोटे छोटे मुद्दे जो रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर, जो महंगाई जिस तरह से है उसको लेकर कहीं ना कहीं, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो जनता का जो वोट होगा वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को कास्ट होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की निशा, तो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो इस पूरी रेस में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी की सूची है वो सबसे पहले आ चुकी है। और सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी घोषित जो की है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं की है। 265 जो प्रत्याशी है वो अब तक घोषित हो चुके हैं। हालांकि जब टोटल 266 सूची आई थी सामने, लेकिन पवन सिंह जो आसनसोल से जिनको प्रत्याशी बनाया गया तो उन्होंने टिकट वापस कर दिया। वहीं बात की जाए उपेंद्र रावत की जो बाराबंकी से सांसद थे, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने भी टिकट वापस कर दिया है। तो इस तरह से 265 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक घोषित कर दिए हैं पूरे इस लोकसभा के चुनावों में। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की निशा, तो समाजवादी पार्टी ने भी अब तक 42 प्रत्याशी घोषित किए हैं। और वहीं केवल उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 36 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए निशा, तो कांग्रेस ने 82 प्रत्याशी अपने सूची जारी की है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जिन 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव लड़ना है निशा, उन सीटों पर अब तक प्रत्याशी की जो सूची है वो सामने नहीं आई है। हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, फिर वो चाहे नरेंद्र मोदी हो जो वाराणसी चुनाव लड़ने वाले हों, या फिर अमित शाह की बात की जाए जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, या फिर नितिन गडकरी की बात की जाए, तो ये जो बड़े नाम है इनके नाम सामने आ चुके हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जिस तरह से पशु पेश की जो स्थिति बनी है कि आखिर प्रियंका गांधी चुनाव कहां से लड़ेंगी, राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ क्या उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली या अमेठी की बात को अगर किया जाए, तो साफ तौर पर कहना कि जो सियासी जो सरगर्मी के साथ साथ जो राजनीतिक दल है उनके प्रत्याशी सूची के साथ साथ जो जनता है वो भी ये देख रहे कि कौन कैंडिडेट सामने आ रहा है, किसको उनको कास्ट करना है। हालांकि जो बुनियादी जो मुद्दे हैं निशा, उन बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता जरूर अपना वोट कास्ट करेगी। हालांकि ये जनता का एक बड़ा महापर्व है ये, और उसको कहना कि जनता उम्मीद की निगाह से देख भी रही है। हालांकि अभी पूरा 1 माह का समय है, 19 तारीख को पूरी चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। पहला जो चुनाव चरण है वो 19 तारीख को है और आज 17 तारीख है निशा, यानी कि लगभग पूरा 1 माह अभी राजनीतिक दलों के पास में और जनता के पास में। तो साफ तौर पर इस पर जनता भी जरूर विचार करेगी जब उनका जो प्रत्याशी उनके जो लोकसभा क्षेत्र से जो आएगा तो वो किस पार्टी का होगा और उसकी लोकप्रियता क्या होगी, उसको किस तरह से वोट कास्ट करना और कितना उसको जनता का मत मिलेगा, वो चुनावी जो नतीजे 4 जून को आएंगे उसके बाद ही निशा तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो कहने की जो चुनावी सरगर्मी है वो अब कल के बाद से तेज हो चुकी है और आचार संहिता भी लग चुकी है। उसको लेकर अगर बात की जाए प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की, तो बताया गया कि 3000 बसें जो है वो लगाई जाएंगी जो टीमें होंगी उनके लिए, फिर वो चाहे कमिश्नरेट की बात की जाए या फिर एसडीआरएफ एनडीआरएफ को डिप्लॉयड करना हो या फिर
रैपिड एक्शन फोर्स को वहां पर डिप्लॉयड करना हो, तो पूरी तरह से जो चुनाव प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्वक ढंग से और सौहार्दपूर्ण तरह से पूरी ये चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण हो पाए, उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तैयारी करता हुआ साफ तौर पर निशान नजर आ रहा है। ठीक है अनिकेत, वापस आपका रुख करूंगी। इसी बीच नरेश धाकरे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, वही बात कर ली जाए, क्या है आगरा की जनता का मूड, वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर आगरा की जनता वोट करने जा रही है? देखिए निशा, बिल्कुल आपको बताते चलिए कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो चुनाव में सबसे पहले एक विकास का मुद्दा सामने आता है। पब्लिक के मन में यही रहता है कि हम ऐसे नेता को चुनना चाहेंगे जो हमारे बीच में विकास कराए। तो कहीं ना कहीं आगरा में अभी लगातार जो चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। लगातार जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब अगर बात की जाए तो अब जनता की बारी है। चुनाव के समय पर जनता ही सर्वशक्तिमान होती है, जनता ही फैसला करती है कि वो अपना सांसद चुनेंगे और किसे वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। तमाम लोग मेरे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद है। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो अपना जो नेता है वो किस तरीके से चुनना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। संदीप जी, ये बताइए कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, क्या मूड है आपका? मूड क्या है, वो तो मोदी जी की सरकार बनानी है। फिर अच्छा, 24 मोदी को लेके आएंगे? वो तो आएंगे। कोई मोदी को क्यों लेके आएंगे? मोदी ने विकास किया है गरीबों के लिए, शौचालय, आवास, किसान सम्मान निधि, सबका साथ सबका विकास, सबको सब अच्छा हो रहा है, इस वजह से मोदी को लेके आएंगे। विकास के मुद्दे वोट कर रहे हो? चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी मुद्दा हो, राम मंदिर का भी मुद्दा है, धारा 370 है, बहुत मुद्दे हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। अब विपक्ष का काम है जो विपक्ष कहेगा, और जनता का काम हो जनता करेगी। क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता जी। 24 में किसे प्रधानमंत्री बनाओ? बताइए, मोदी जी बनेंगे हम लोग। हाँ, हम तो क्यों बनाओगे? अब शुरू से भारतीय जनता पार्टी के फैन है। भाजपा के फैन हो? शुरू से, बचपन से, हमारे पिताजी बाबा थे, वो भी चाहे हारे चाहे जीते, बस। क्या नाम है बाबा बाबूजी आपका? गंगाधर। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो है इन्हीं की जीत लग रही है हमको तो भाई। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो जो है अब क्या बताऊं, ये परस्वार्थी आदमी दोनों जो है परस्वार्थी आदमी। हम इसी ऐसे ही चाहते हैं जो परस्वार्थ को हरदम लेके चलता है। हम जो ये चाहते हैं कि मोदी और योगी यही बने रहे। हमें मोदी और योगी आपकी पसंद बन चुके हैं? चलिए ठीक है, हमें ठीक है निशा, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही। आजमगढ़ से मेरे सहयोगी राम अवतार उपाध्याय जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम अवतार, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए डेट अनाउंस कर दी गई है, क्या है जनता का मूड, क्या कह रही है जनता, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर जनता वोट करने जा रही है? राम अवतार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। महापर्व का ऐलान। चलिए राम अवतार, वापस आपका मैं रुख करूंगी क्योंकि थोड़ा सा आवाज जो है नहीं मिल पा रही है, और इसी बीच में ईशा का एक बार फिर से रुख करूंगी। ईशा, आपके पीछे कई लोग दिख रहे हैं, एक बार जाइए और पूछिए वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर वो वोट करने वाले हैं। ईशा, आवाज मिल पा रही है आपको? यहाँ पर हर राज्य के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इन सब से हम बातचीत करेंगे। आप राम मंदिर के का जिक्र कर रहे थे, और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट करने वाले हैं? जैसे तेल के दाम कम किया अभी सरकार ने, उस मुद्दों को लेकर हम वोट बीजेपी सरकार को देना चाहेंगे। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो और दूसरी सरकार नहीं कर पाई है, मोदी सरकार ने मुमकिन कराए, तो उस बेस पे हम वोट देंगे मोदी सरकार को। और हम चाहेंगे कि मोदी सरकार ही हमारे देश में वापस आए जी, बस। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव से ही प्रधानमंत्री का नाम तय होना है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी किसी नाम पर मोहर नहीं लगाई गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए की, तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही होंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या सोचकर आप वोट कास्ट करने जाएंगे इस बार? मैम, एजुकेशन पॉलिसीज हो गया, और जैसे हमारा वर्ल्ड वाइड यूपीआई के बारे में काफ़ी अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने। हाँ जी, इसको देख के इसका भी विदेश नीति भी हो गई। ये 3-4 मुद्दे मुझे लग रहे हैं इसके मतलब गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी अच्छा किया है। इसको देख के हम डिसाइड करेंगे कि वोट बीजेपी को करेंगे। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आप एक युवा हैं, क्या लगता है आपको बेरोजगारी बढ़ रही है? जी बिल्कुल, जरूर ये मुद्दा है मैम।
बेरोजगारी तो बढ़ी है बहरहाल, पर काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। और मतलब सुधार करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को इसमें। आपको लगता है गरीबों के लिए भी काम किया है सरकार? जी बिल्कुल, काफ़ी काम किया, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया और कई ऐसे काम हैं। वो हर घर नल वाला योजना है, वो काफ़ी अच्छा है। और ये सोलर वाला जो इनका अभी लॉन्च किया उन्होंने लेटेस्ट में, वो भी काफ़ी अच्छा ही गरीबों के लिए बड़ी। बिल्कुल, देखिए हर घर नल की जो योजना है ये पहली बार केंद्र सरकार लेकर आई थी और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी लेकिन वहां पर नल से जल पहुंचाया गया है। उज्ज्वला योजना का ये जिक्र कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना से गैस का प्रबंधन जो है महिलाओं के लिए खास तौर से किया गया है और केंद्र सरकार का भी कहना है कि उज्ज्वला योजना के चलते जो महिलाएं हैं वो कई गंभीर बीमारी से बची हैं। वहीं दूसरी तरफ अब लगता है कि जिस तरीके से श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई और ऐसे में श्री राम का जो मुद्दा है वो भी इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में। और ज्यादातर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार जो वोट है वो राम के नाम पर पड़ने वाला है। जी चलिए ठीक है, वापस ईशा आपके पास में आऊंगे, लेकिन इसी बीच राम अवतार उपाध्याय आजमगढ़ से हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। राम अवतार, क्या है जनता का मूड, वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर जनता वोट करने वाली है? और इसी के साथ आपके पीछे काफी लोग दिख रहे हैं, एक बार जाइए और पूछिए वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर ये लोग जाकर वोट देने वाले हैं। बिल्कुल निशा, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र के महापर्व की तारीखों का ऐलान हो चुका है और यूपी की 80 सीटों में 7 चरण में मतदान कराए जाएंगे, जिसमें 6वें फेज में यहाँ पे चरण में आजमगढ़ का और लालगंज के मतदान होने हैं। और 7 तारीख को 6 मई को यहाँ नामांकन होंगे और 7 मई को यहाँ स्क्रूटनी होगी और 9 तारीख को यहाँ नाम वापसी का है और इसके बाद 25 मई को जिले की दोनों सीटों पर मतदान होने हैं। और आजमगढ़ इस समय धर्मेंद्र यादव को जहां इन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, वहीं निरहुआ भी जो दिनेश लाल यादव और निरहुआ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन बसपा से अभी किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं कि ये किस अपने विचार पर मतदान करेंगे। 25 मई को मतदान होना है, क्या कहना आपका? मेरा कहना है कि हमारी जो सरकार है ये हमारी सरकार विकास की सरकार है, विकास पर चल रहा है हमारी सरकार में। आजमगढ़ जिले में हमारे पास यूनिवर्सिटी जो महाराजा सुहेलदेव नाम से बनी अभी चल रही, युवाओं के लिए शिक्षा का एक समझ लीजिए कि जगत बन चुका है। जो हमारे युवा बनारस से इलाहाबाद जाते थे पढ़ने, वो हमारे आजमगढ़ में उपलब्ध हो चुका है। उसके साथ साथ राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। जो निर्माण हुआ है इससे हमारी जनता बहुत तरीके से प्रसन्न भी है। इसके साथ ही साथ जो कल का आचार संहिता लागू हुआ है, इसमें 6 मई को नामांकन होगा और 25 मई को मतदान होगा, जिसमें हमारे आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और लालगंज सीट से नीलम सोनकर जी चुनाव लड़ेंगे। कि युवा हैं निशा जी और ये विकास की बात कर रहे हैं कि हम विकास के नाम पर मतदान करेंगे, क्या कहना है आपका? यहाँ चुनाव होने हैं 25 मई को, विकास के नाम पे किस पे वोट देना आपको? विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं ठीक है, लेकिन विकास इस बार भाजपा सरकार में हुआ कि नहीं, क्या बता देखिए? जो आम नागरिक की जो जरूरत है और पूरा देश से जान चुका है, पूरी पत्नी सरकार चला है। आम आदमी को बजट में कुछ मिला नहीं है, बेरोजगारी में तो रोजगार मिला नहीं, सारा क्या कहना है आप एक युवा? सरकार विकास पे किससे मतलब सच्चाई करती है, कागज की असूलों से खुशबू आ रही है, कागज की फूलों से। जो भी सपा भाजपा कांग्रेस है सब कागज के फूल है, इन लोगों में तो खुशबू नहीं मिल सकती। जो भी मिलेगा खुशबू कमल से ही है। क्या है बताइए? ये कह रहे हैं कि कमल से फूल मिलेगा, क्या कह रहे हैं? भाई सही हो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं तो हम विकास के मुद्दे करते हैं। हम की बात 4 सुधार क्या कहना? साथियों नमस्कार, मैं जानागढ़ जिला से बोल रहा हूँ और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं और युवाओं को कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बना। सबसे अच्छी बात है लोगों का समय आने वाला है और इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और मोदी जी के जितनी भी विकास योजना है उससे निशा जी, कहीं न कहीं युवाओं में ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, यानी जो अमित शाह जी ने कहा था कि पकौड़ा बेचेंगे युवा, तो निश्चित ये अब युवाओं में एक जागृति आ चुकी है कि हमें अब आत्मनिर्भर बनना है। अच्छा, ये चलिए ठीक है राम अवतार, वापस से मैं आपका रुख करूंगी। राम अवतार, वापस मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अनिकेत तिवारी के पास जाऊंगी। अनिकेत, वहीं बात कर ले जाए, देखिए यूपी की अगर बात कर ले जाए, 80 लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं। बीजेपी का दावा है कि वो 80 की 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर जीतेंगी। वहीं अगर
बीजेपी के कामों की बात कर ली जाए या भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो पार्ट 2 निकाली गई, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए निशा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो साफ तौर पर सभी राजनीतिक दलों की जो निगाहें हैं वो कहना कि उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा की सीटों की अगर बात जब आती है निशा, तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। अब ऐसे में राजनीतिक दल जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी की जो निगाहें उत्तर प्रदेश में, और दावा भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 80 हटाओ बीजेपी हटाओ। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की निशा, तो बीजेपी का कहना है कि अब की बार 80 पार। तो अलग अलग दावे सभी राजनीतिक दलों से किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जिस तरह से रोड शो करते हुए नजर आए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली, लखनऊ में भी वो रैली कहने का देखने को मिली थी, और बड़ा जन सैलाब भी कहने को उस रैली में सामने आया था। लेकिन अगर वो जन सैलाब जब तक वोट में तब्दील नहीं होगा, तब तक उस जन सैलाब का भीड़ में को देखने में कोई मतलब नहीं बनता है निशा। तो साफ तौर पर जो 4 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे, तो कौन किस पर भारी पड़ा है, जनता ने किसका साथ दिया है, जन समर्थन किसको मिला है, जनाधिकार किसके साथ जुड़ा है, वो किसके प्रत्याशी को कास्ट हुआ है। तो ये सब सारे जो आंकड़े, सारी जो स्थितियां हैं, ये 4 तारीख को पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो दावे और जो वादे किए जा रहे हैं जिस तरह से अलग अलग पार्टियों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की निशा, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार लोगों से बैठकर बातचीत की जा रही है और अपनी योजनाओं के बारे में उनको गारंटी दी जा रही है, और बताया जा रहा है कि किस तरह से अगर केंद्र में सियासत में परिवर्तन अगर होता है तो कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करेगी। अलग अलग गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से भी रैलियां की जा रही है, लोगों से जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है, और लोगों से जो लाभार्थी संवाद है वो लगातार वरिष्ठ नेता है जो पार्टी के, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की निशा, तो साफ तौर पर जिस तरह से जो काम हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे फिर वो एयर कनेक्टिविटी की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था राम मंदिर या 370, इन मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं ये पूरी जो ध्रुवीकरण जो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव का होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर बात की जाए जो सियासतदार जो है, उन्होंने कहने के इस पूरे चुनाव को कहने की जाति समीकरण में भी बांधने का पूरा प्रयास किया है। अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए निशा, तो समाजवादी पार्टी ने जो अब तक 36 प्रत्याशी जो बनाए हैं, उन सभी 36 प्रत्याशियों में अगर देखा जाए जो आंकड़ा है, तो ओबीसी से लेकर चाहे एससी बिरादरी से हो, मुस्लिम वर्ग हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया गया है प्रत्याशियों के माध्यम से। तो कहना कहीं जाति समीकरण को भी कहना कहीं राजनीतिक दल साधने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जन समर्थन किसको मिलेगा, जनता किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी, केंद्र में क्या कुछ स्थितियां देखने को मिलेंगी, क्या फिर से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर केंद्र की सियासत में कुछ परिवर्तन होगा, खैर ये नतीजे आने के बाद तय हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से जो चुनावी सरगर्मी है निशा, वो साफ तेज हो चुकी है, और इस तरह से तमाम हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है, तो अब कहीं ना कहीं जनता की बारी है, और जनता का ये मूड अब देखने को मिलेगा कि जनता किस मूड में है और जनता किसको अपना किसका चुनाव करती है, और कहीं ना कहीं जो केंद्र में जो सियासत है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, वो 4 तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा निशा। बिल्कुल नरेश, वहीं बात कर ली जाए, देखिए अगर मैं न्याय यात्रा की फिर से बात करूं, तो न्याय यात्रा आगरा से होते हुए भी निकली थी, और ऐसे में शायद जहां तक मुझे याद है कि अखिलेश यादव ने भी यहीं आकर जो है इस यात्रा को ज्वाइन किया था। नरेश, क्या लग रहा है, कोई असर देखने को मिल सकता है उस यात्रा के बाद? देखिए निशा, बिल्कुल आपको बताते चले कि यूपी के 2 लड़के आगरा में एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यहाँ पर जो न्याय यात्रा निकाली गई थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्याय यात्रा के कुछ ही दिनों के बाद आगरा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मेट्रो की सौगात दी है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो विकास का मुद्दा लेकर के चुनाव में बैठे हुए। लोगों का साफ मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आगरा की अगर बात करते हैं तो आगरा में तमाम ऐसी योजनाओं की जो बीजेपी ने सौगात दी है, जिनसे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार विकास के मुद्दे पर वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी एक अहम माना जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो लोगों में जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ता हुआ दिखाई दिया। हम तमाम लोगों से हम बात करते हैं, लोगों का एक ही मानना होता है कि तमाम सरकारें रही लेकिन राम मंदिर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हो गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव में जो मुद्दा है निशापुर राम मंदिर का भी हो सकता है, और विकास कार्य जिस तरीके से जो लगातार डबल इंजन की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कर रही है, आगरा को लगातार जो सौगातें दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आगरा वासियों की अगर बात करते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही जो सीटें हैं आगरा की वो बीजेपी के खाते में गई थी। फतेहपुर सीकरी की लोकसभा सीट की बात की जाए तो तकरीबन 4,90,000 वोटों से यहाँ पर जो प्रत्याशी
उनके द्वारा जीत दर्ज की गई थी। अगर बात करते हैं तो निशा, एक बार फिर से बीजेपी ने दोनों ही अपने मौजूदा सांसदों को टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतार दिया है। आगरा की सीट से एसपी सिंह बघेल है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की सीट से सांसद राजकुमार चाहर को प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं मनीषा, जिस तरीके से जो आगरा में बीजेपी के द्वारा विकास कार्य जो कराए गए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका जो रुख है वो बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किसको वोट करेगी। बिल्कुल, चलिए नरेश, वापस आपको मैं रुक करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बार चंडीगढ़ का रुख मैं जरूर करूंगी। ईशा ठाकुर मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। ईशा, वही बात कर ली जाए, देखिए लोकसभा चुनाव की डेट तो अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अब इन डेट अनाउंस होने के बाद विपक्ष का सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि इतना लंबा टाइम रख दिया गया है, और ऐसे में कई तरह के सवाल जो हैं उठ रहे हैं। क्या चंडीगढ़ की अगर मैं बात कर लूँ, पंजाब की अगर मैं बात कर लूँ, तो क्या यहाँ से कोई प्रतिक्रियाएं जो है विपक्ष की तरफ से देखने को मिली इस टाइमिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम पंजाब की खास तौर से बात करें, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट है, हिमाचल प्रदेश में 4 और पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। इन सब में अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से देखिए लगातार चुनाव आयोग हो या फिर ईडी या सीबीआई, इस तरीके के आरोप हमेशा ही लगाए जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम करती है। और इसका जवाब बीते कल चुनाव आयोग की तरफ से भी दिया गया था कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है और पिछले 2 साल से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी और अब 7 चरणों में इसकी घोषणा की गई है। 4 तारीख को मतगणना होनी है और 1 जून की अगर बात करें तो 1 जून को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में चुनाव होना है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं कि एक लंबा वक्त यहाँ पर दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें, यहाँ पर 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई पर भी आरोप लगाकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विश्वास के साथ कहते नजर आ रहे हैं कि अब की पार एनडीए 400 पार, तो ये 400 पार का जो आंकड़ा है वो कर पाते हैं या नहीं, बहरहाल 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से सर्वे सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है कि एनडीए 350 पार जरूर कर पाएगी और दोबारा से सत्ता में काबिज एक बार फिर से एनडीए हो सकती है, जिस तरीके के रुझान इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनका सपना 2047 का है और 2047 की तैयारी वो अभी से कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प जो उन्होंने देखा है उसे पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इंडिया गठबंधन तो हो गया है, लेकिन जो पार्टियां इस गठबंधन में हैं वो ही एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ी हो गई है और एक दूसरे के खिलाफ बोलती नजर आ रही है। थोड़ा आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। दीपांकर मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। दीपांकर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए अनाउंसमेंट हो चुकी है डेट्स की और रिजल्ट 4 जून को निकलना है, ऐसे में क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर जनता वोट करने वाली है? कांकेर जिला लोकसभा में टोटल 8 विधानसभा आता है और इस 8 विधानसभा में एक लोकसभा प्रत्याशी है जो भोजराज नाग जी को मिल चुका है। और आज हम जनता, हमारे साथ काफी जनता जुड़े हुए हैं, जनता से पूछेंगे वो किस और कैसे किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और किसको चुनना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के कुछ युवा नेता, उनसे जानेंगे किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव जीतेंगे या जीतने की ये कर रहे हैं। ये मोदी की ग्रांट के भी चुनाव लड़ा जाएगा और जैसा राम मंदिर हो, 370 का धारा हो या माता वंदना हो, उज्ज्वला हो, बहुत विभिन्न काम का जो योजना है ये मोदी सरकार गारंटी से काम पूरा किया है। आपके क्षेत्र में जैसे चुनाव होता है तो यहाँ सुरक्षा को किस तरह से देखा जाता है? कहीं ना कहीं कांकेर जिला जो है अति संवेदनशील इलाका है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उस समय क्या स्थिति रहता है और चुनाव किस प्रकार शांतिपूर्वक होता है? यहाँ पे पूरा शांतिपूर्वक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आप किसको जिताना चाह रहे हैं? भाजपा को भोजराज नाग जी को। बिल्कुल, यहाँ जो थे ये युवा नेता थे बीजेपी से और इन लोग भाजपा के प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं कि वो जीतेंगे। जी ठीक है, चलिए दीपांकर, वापस मैं आपका रुख करूंगी। ईशा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अनिकेत के पास एक बार जाना चाहूंगी। अनिकेत, देखिए 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है यूपी और कहते हैं कि
अगर दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है। वहीं अगर बात कर ली जाए यानी कि देखिए जो लोकसभा इलेक्शन की डेट निकली है, क्योंकि अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में लेकर टाइमिंग को लेकर भी जो है काफी सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ से देखने को मिल रही है अगर यूपी की अगर मैं बात कर लूँ? देखिए निशा, अगर बात की जाए जो पूरा जो समय जो निर्धारित किया चुनाव आयोग ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार, उन्होंने जो समय जो दिया है पूरे चुनाव प्रक्रिया का, और 7 चरणों की चुनाव प्रक्रिया उन्होंने जो कहा है कि कराई जाएगी, उसको लेकर जो सियासी दल है वो कहीं ना कहीं नाखुश होते हुए नजर आ रहे हैं निशा। अगर बात की जाए बहुजन समाजवादी पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो वो उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बात कही है कि जो समय है वो ज्यादा दिया गया, इससे कहीं ना कहीं जो जातिगत और सांप्रदायिकता है वो कहीं ना कहीं फैलती हुई नजर आएगी। चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए था, 4 चरणों में चुनाव कराने चाहिए थे, समय ज्यादा दिया गया, इससे कहीं ना कहीं स्थिति और माहौल कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। हालांकि मायावती ने इस पर सवाल खड़ा जरूर किया है समय को लेकर। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो फिलहाल उनकी तरफ से भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है समय सीमा को लेकर। लेकिन ये जरूर है निशा की, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो निगाहें जो टिकी है सियासी दलों की, तो उसमें अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस को 17 सीटें दी है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। और अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, तो अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर जहां कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है वो प्रत्याशी कौन होंगे। और अगर जब बात आती है प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के जो बड़े चेहरे हैं, और अगर बात की जाए रायबरेली या अमेठी सीट की, जो परंपरागत सीट कांग्रेस की कही जाती है निशा, वहां पर कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं अजय राय, बताया जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये अलग अलग जो अटकलें हैं वो सामने जरूर आ रही है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया विपक्ष की तरफ से कि कौन प्रत्याशी होगा। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने अब तक 36 प्रत्याशी अपने जरूर घोषित कर दिए हैं अलग अलग जगहों पर। तो ये जो स्थितियां हैं कांग्रेस की, वो फिलहाल अभी बनी हुई है। तो कहीं जहां एक तरफ बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशियों के जो नाम है वो घोषित करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो पहली सूची जो आई थी बीजेपी की, उसमें 195 जो प्रत्याशी थे वो सामने थे और बड़े नाम थे। फिर चाहे नितिन गडकरी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ली जाए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, या फिर मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए, या शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, तो ये वो बड़े नाम थे जो पहले सूची में सामने आ गए थे। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से भी ये साफ ही नहीं हो पाया कि आखिर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव में मैदान में उतरेगा कौन, किसके साख दांव पर लगेगी और किसके चेहरे पर वोट मांगा जाएगा। तो ये कहने की जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है। हालांकि एनडीए के विरोध में इंडिया गठबंधन बनाया जरूर गया है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये इंडिया गठबंधन एक बड़ी शिकस्त देगा एनडीए को इस लोकसभा के चुनावों में। लेकिन जनता का समर्थन बीच में आपको रोकना चाहूंगी, वापस मैं आपका रुक करूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर केजरीवाल को ईडी का नवा समन जारी किया गया है। इसी के साथ 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल दी है जमानत। 15,000 के मुंचल के पर जमानत दी गई है, और इसी के साथ ईडी का केजरीवाल को ये नवा समन जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर केजरीवाल को ईडी का नवा समन जारी किया गया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी। इसी के साथ 21 मार्च को पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया गया है, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल दी है जमानत। 15,000 के मुचलके पर यह जमानत दी गई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर केजरीवाल को ईडी का नवा समन जारी किया है। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चलिए इसी बीच मुंबई से दूसरी बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन होना है। अगस्त क्रांति मैदान पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस की महारैली। न्याय संकल्प पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें राहुल गांधी की तरफ से जो न्याय यात्रा चलाई जा रही थी, यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 जो चलाया जा रहा था, आज उसका समापन होना है। इसी के साथ अगस्त क्रांति मैदान पहुंचे राहुल प्रियंका गांधी। अब तक कुछ ही देर बाद शुरू होगी कांग्रेस की महारैली। न्याय संकल्प पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी। और चलिए वापस अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। विकास गुप्ता मेरे सहयोगी ग्वालियर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, वही बात कर ली जाए, ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, जनता का क्या मूड है, किन मुद्दों पर जनता वोट करने जा रही है? विकास, अपना ओपिनियन लेके जाना।
विकास, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, विकास का रुख मैं वापस करूंगी, लेकिन इसी बीच ईशा का मैं एक बार रुख कर लेती हूँ। ईशा, आप हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का जिक्र कर रही थी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ईशा, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 25 तारीख को जिस तरीके से 25 मई को हरियाणा में छठे चरण के चुनाव होने हैं, हरियाणा में जो वोट डाले जाएंगे छठे चरण में 25 मई को, और इसके के साथ देखिए करनाल जो सीट है वहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा जो है मनोहर लाल खट्टर, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी अपनी विधायकी त्याग दी है और वहां पर उपचुनाव भी छठे चरण में ही होना है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर मिलने वाली है लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव में भी। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ने जा रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी इसके साथ आश्वस्त है कि इस बार सत्ता में तीसरी बार लगातार काबिज होने वाली है, हैट्रिक लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी का विश्वास है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, दिल्ली और हरियाणा में उनका गठबंधन हो चुका है। गठबंधन के तौर पर कुरुक्षेत्र की अगर बात करें, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी यहां पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 9 लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपनी उम्मीदवार उतारने वाली है, लेकिन यहां पर भी खास तौर से कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही टक्कर देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इंटरेस्टिंग ये देखने को मिला है कि आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इसी बीच मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो ग्वालियर से विकास गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो रायपुर से मेरे साथ अनिल नेताम इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, सीधा आपके पास आते हुए, अनिल आपके पीछे काफी लोग भी दिखाई दे रहे हैं, पहले जाइए और इनसे पूछिए कि किन मुद्दों पर ये वोट करने वाले हैं। जी निशा, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के 11 सीटों पर चुनाव होने हैं और हमारे बीच में लोग भी हैं, उनसे ही जानेंगे कि आप अभी लोकसभा का चुनाव में मत देने जाएंगे तो इन मुद्दों को लेकर आप किस बार वोट करेंगे और किस पार्टी को आप अपना वोट देना चाहेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। जी, तो क्या क्या काम अच्छा लगता है आप? क्या काम? आवास दिए हैं और जल योजना दिए हैं और शौचालय की, मतलब मोदी जी का काम सही लग रहा है? तो सही लग रहा है, तो है मोदी जी को ही आएगा किससे? हाँ, मोदी जी वोट देंगे। मोदी को देख के वोट देंगे या पार्टी में आपका जो क्षेत्र का जो लोग खड़ा होगा, जो लोकसभा में जिसको उनको टिकट जो मिलेगी उसको देंगे या पार्टी के हिसाब से देंगे या मोदी के चेहरे पर देकर देंगे? चेहरा देख के देंगे मोदी जी। तो इनका साफ कहना है कि मोदी चेहरे को वोट देंगे, मोदी चेहरे पे वोट देंगे। और लोग हैं उनसे बात करेंगे, युवा हैं उनसे भी बात करेंगे, जब जानते हैं इनसे कि आप आखिर अपना वोट इनको देंगे, किस पार्टी को, इनका काम आपको ज्यादा बेहतर ऐसा लग रहा है? अपना कार्यकाल वो भी अच्छा है और सब जनता को भी मतलब अच्छा सुरक्षा दे रहा है और हर चीज का दे रहा है। तो मोदी के चेहरे को देखकर ही आप फिर से इस बार वोट करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोदी ही लहर, मोदी लहर है। तो आप क्या कहेंगे, आप किस आधार पर? जी, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, काम उसका अच्छा है जो कांग्रेस नहीं करते। तो इस बार भाजपा कह रही है कि इस बार कांग्रेस से टुकड़ा साफ कर देंगे, 11 के 11 सीटें जो है कुछ नहीं होता जो है बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। क्या लगता है 11 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है? चलिए ठीक है अनिल, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। अनिल, वापस आपके पास मैं लौटूंगी, आप लोगों से बातचीत करिए और वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच ग्वालियर का एक बार मैं रुख कर लेती हूँ, मध्य प्रदेश का मैं रुख कर लेती हूँ। विकास गुप्ता मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। विकास, वही बात कर ली जाए, यहाँ पर जनता का मूड क्या है, जनता का क्या कहना है और इसी के साथ वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर जनता वोट करने जा रही है? विकास, जो रहे को इस बार टिकट मिला है बीजेपी से, कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं बताया, न घोषित किया। तीसरे चरण में यहाँ 7 मई को चुनाव होना डेट तय हुई है और हमारे साथ जो जनता है, जनता से पूछेंगे इस वक्त क्या मुद्दे रहेंगे और किस पे वोट देंगे, क्या कहते हैं इस बार क्या मुद्दे को लेकर अपना मोदी लहर चल रही है, तो किसको चुनेंगे आप? राम मंदिर का था 370 धारा की, जैसे मोदी जी का काफी ऐसा इंटरनेशनल जो विकास हुए हैं बना अभी हमारे यहाँ काफी सालों से डला हुआ था, काफी हमारे यहाँ पे तो बीजेपी की लहर है और तो देखिए जनता का भी बिल्कुल
कहना है इस की लहर चल रही है, हमारी भी लहर चल रही है, तो कहीं ना कहीं कई विकास के कार्य हैं। ग्वालियर में बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तो जो सबसे कम समय में पूरे रिकॉर्ड बना है, 16 महीने में यहाँ एयरपोर्ट तैयार हुआ है, एलिवेटेड रोड बन रही है, और कई ऐसे विकास कार्य हैं जो चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, सभी को लेकर यहाँ बीजेपी सरकार काम कर रही है। चलिए ठीक है विकास, वापस आपका रुख मैं करूंगी। विकास चलिए ठीक है, वापस आपका रुख मैं करूंगी। अनिकेत तिवारी लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, वहीं बात कर ली जाए, देखिए अब विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 17 सीटें सपा की तरफ से ऑफर की गई। क्या लग रहा है सबसे पहले, और इसी के साथ आरएलडी का एनडीए में शामिल होना सपा के लिए कितना बड़ा झटका है? अनिकेत देखिए निशा, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए इस पूरे समीकरण को अगर हम समझने के अगर प्रयास करें तो साफ तौर पर हम पाएंगे कि जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कमोबेश ऐसी ही बनी हुई है कि बहुत ज्यादा लाभ इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश में इंडिया को नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस की निशा, तो कांग्रेस का जो जनाधिकार है वो कहीं ना कहीं पिछले कार्यकालों के दौरान अगर देखें, फिर चाहे विधानसभा के चुनावों को देख ले या पिछला लोकसभा 2019 का चुनाव हम देख ले, तो जो स्थिति थी कांग्रेस की बहुत बेहतर उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। न केवल जो प्रत्याशी हारे, बल्कि जो प्रतिशत था वोट का वो भी कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशियों का कम होता हुआ नजर आया था। तो ये जो स्थितियां, जो जनाधिकार है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में निशा, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया है। जो कमोबेश जो उनकी अपनी परंपरागत जो सीट रायबरेली, अमेठी जैसी सीटें हैं, वहां पर भी अमेठी में भी स्मृति ईरानी वहां से चुनकर आती है बीजेपी की तरफ से। तो समझने वाली बात जरूर कांग्रेस के लिए होगी कि जहां 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो वहां पर कांग्रेस का जनाधिकार क्या है। हालांकि अगर बात की जाए जो गठबंधन था, उस गठबंधन के बीच में जो चर्चा थी, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तो जो स्थितियां थी वो सीट को लेकर अब बन नहीं पा रही थी कि आखिर कितनी सीटें दी जाएंगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को। और अब जब स्थिति साफ हो गई कि 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, तो अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रत्याशी कौन होंगे 17। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बना हुआ है उत्तर प्रदेश में निशा। वहीं अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जरूर अपने 36 प्रत्याशी उतार चुके हैं और वो ओबीसी, मुस्लिम, दलित, हर समुदाय, हर वर्ग से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण को भी साधने का प्रयास विपक्षी दल जरूर कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए आरएलडी की, जिस तरह से आरएलडी शामिल हो गया है बीजेपी में, तो अब कहीं ना कहीं जो पश्चिमी जो बेल्ट है, उस पश्चिमी बेल्ट और जाट समुदाय में कहीं ना कहीं जिस तरह से जयंत चौधरी का जो जनाधिकार है, जो लोकप्रियता है, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा कहीं ना कहीं इस लोकसभा के चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी को साफ तौर पर निशा देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है अनिकेत, वापस आपके पास लौटूंगी और लगातार हमारे सहयोगी देश के कोने कोने से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कि